अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इंशाल्लाह। तो बेटा रोटेशनल मोशन का एक पार्ट आपके पास कल आया है। उम्मीद ही है कि आपको अच्छे से वो समझ आया होगा। तो आज इसका पार्ट 2 है। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बचते इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन में से वो कोशिश करूँगा मैं आज इसी एक यूनिट में ख़त्म करूँ, सो दैट हम कल से ना वो ग्रेविटेशन और जो बचे हुए यूनिट्स हैं उनमें से ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वन शॉट लाऊँ आपके पास, ठीक। क्योंकि मुझे पता है आपके एग्ज़ाम का वक्त अभी बहुत कम है और मैं भी अपनी ओर से बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि कम अज़ कम मैं बहुत ज़्यादा हासिल हो आपको, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा। तो जब तो अभी क्या है, आज का टॉपिक है मैंने लिख के रखा है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, दैट्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी हमें, बस डेफिनेशंस इनके हमें एग्जाम में आ सकते हैं, 1-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैंने पहले ही इसका ये स्टेटमेंट भी लिख के रखा है, सो दैट के टाइम बचे थोड़ा सा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं आपको इसका स्टेटमेंट पहले समझाता हूँ। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। मैं अभी समझा, तो देखो स्टेटमेंट है बहुत बड़ा, लेकिन समझाने में इसके लगेंगे बस 1 या 2 सेकेंड। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस parallel to an axis passing through its center of mass। ठीक है, चलो मैं समझाता हूँ आपको। चलो बेटा, ये कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी मान ली हमने, और इसका ये सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, ये पॉइंट, ये इसका है सेंटर ऑफ मास। और इस सेंटर ऑफ मास में से हमने क्या करी, हमने एक ये डाली है, एक पैरेलल एक्सिस, या हम बोलेंगे पैरेलल एक्सिस नहीं, सॉरी, हमने डाली क्या, दैट इज़ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन जो मैं डाल रहा हूँ इस वक्त, ठीक, ये मैंने क्या डाली है, दिस वन इज एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। सो ये एक सेंटर ऑफ मास से हमने क्या डाली, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये वाली एक्सिस जो है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोल रही है, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम इसका क्या निकालेंगे बेटा, इसका निकालते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स आई, ठीक है। देखिए अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलती है अगर हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है, अगर हम कोई और एक्सिस डाले, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो पैरेलल होगी इस सेंटर, जो पैरेलल होगी इस वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन के जो सेंटर ऑफ मास से निकलती है, मतलब हम कोई दूसरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन डालेंगे, ठीक है ना। वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी, पैरेलल किसको होगी, इस वाली एक्सिस को जो सेंटर ऑफ मास से निकलते हैं। मतलब मैं कोई दूसरी एक्सिस डालता हूँ, चलो मैंने ये डाली दूसरी एक्सिस, आप नज़र रखो बस प्लीज़, ये ब्लैक से मैं डालता हूँ, ये वेट करो, मैं डालता हूँ ये दूसरी एक्सिस, ये वाली, बस ये वाली मैंने डाली है दूसरी एक्सिस। देखो आप, मैंने ये दूसरी एक्सिस डाली है, यस, ये दूसरी एक्सिस जो मैंने ब्लैक से डाली है, ये मैंने पैरेलल डाली है उस पहले वाली एक्सिस से जो कहाँ से निकलते हैं, सेंटर ऑफ मास से, बस। हाँ, तो क्या बोलता है हमारी थ्योरम, तो बोलो सेंटर, ये क्या बोल, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस। तो ये अगर हम इस एक्सिस से भी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस ब्लैक वाली जो मैंने ब्लैक वाली डाली, अगर हम इस एक्सिस से भी इस बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, तो थ्योरम यही बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू द सम ऑफ द। तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो मैंने एक्सिस डाली पैरेलल टू द एक्सिस दैट पासेस थ्रू द परपेंडिकुलर, तो जो इस दूसरी वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस एक्सिस का मैं नाम रखता हूँ चलो ए बी। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बाय या इस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी होगा अलोंग दिस एक्सिस ए बी, वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला कहाँ पर, जब एक्स ऑफ रोटेशन कहाँ से निकलती, सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ वो बराबर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ along the center of mass, moment of inertia, ठीक है ना, about the center of mass एक्सिस एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलो इस बॉडी का मास हमने माना क्या, m, तो किसके बराबर होता है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट मास ऑफ दिस बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। चलो ये एक एक्सिस है और ये एक्सिस है, इनका डिस्टेंस है d, तो वो प्रोडक्ट होता है मास और इनके दरमियान की क्या डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट। मुझे पता नहीं आपको समझ है, चलो मैं आपको कश्मीर में समझाता हूँ, सुनो। वैसे अगर मैं एक्सिस द्राय एक्सिस ऑफ रोटेशन द्राय सेंटर ऑफ मास की, ठीक, अगर इस अर्जा करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस द्राय कपर सेंटर ऑफ मास की, लेट्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तम पे त्रो ब्या कुस क्या त्रो मैंने दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मगर सह दोयम त्रो सह त्रो गोडनिच एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल, यानी गोडनिच सह द्राय सेंटर ऑफ मास की सह रेड सत में हामज, दोयम त्रो मैं ब्लैक सत क्या यह पैरेलल कत गोडनिच, ठीक। तो क्वेश्चन यह वन पैरेलल एक्सिस थ्योरम सह दोयम सत नेर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सह कत आस बराबर, सह बराबर गोडनिच सत द्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सह आई प्लस करोस इस मास ऑफ बॉडी बे यमन दोन एक्सिसन दरमियान इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी तिहंदिस स्क्वायरस गो दिस इज द इस दोयम थ्रो ए बी गो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट दिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बस ये आपके एग्जाम में आएगा इसका स्टेटमेंट और ये लिखना है क्या है। आई होप यू गॉट दिस, यस। इसके बाद हमारे और इसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरी है वो जो दूसरी थ्योरम है दैट्स परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दैट्स व्हाट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वेट कोशिश करता हूँ यहाँ लिखे आए कोई, हाँ हाँ ये मैं ढूंढ रहा था, ये यहाँ से आए, ये वेट करो बेटा। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये मैंने लिख के रखी थी सो दैट टाइम बचे, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो दिस इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, हाँ देखो सॉरी हुआ ठीक। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आप चेक करो ये क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है बेटा नज़र रखो आप, परपेंडिकुलर अभी क्या थी, अभी हमने बोली मैंने आपको वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरी क्या है अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पर आप फोकस करो, तो ये क्या है परपेंडिकुलर एक्सिस है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना, छोड़ो ऑफ ए प्लेन अबाउट एन एक्सिस। हाँ ये याद रखना, जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये बस किन सरफेसेस के लिए, दिस इज ओनली फॉर 2D सरफेसेस, फॉर 2D, इट्स ओनली फॉर 2D, वैलिड फॉर 2D। लेकिन जो क्या थी जो हमने पहले डिस्कस की वो क्या है पैरेलल एक्सिस, इट्स वैलिड फॉर बोथ, इट्स वैलिड फॉर बोथ 2D एज वेल एज 3D। ये याद रखना, 3D आपको पता है 3 डायमेंशन और 2D मतलब 2 डायमेंशन। तो बेटा देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, देखो मैं लेता हूँ कोई, आपको ऐसे समझ आएगा, यूनियन में कहा क्या कॉर्डिजन, भाई कोई कॉर्डिजन प्लेन है और इसमें कोई बॉडी है, ये बॉडी ऑफ मास ऑफ एनीथिंग, राइट, ओके। तो अगर मैं ये लेता हूँ इसका क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग ix, along this axis, that's moment of inertia along this axis is ix। और अगर ये मैं लूँगा ये y एक्सिस लूँगा क्या इसका क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया along this axis क्या होगा iy, ठीक है ना। अगर ये वाली एक्सिस मैंने ली x एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया along x एक्सिस क्या है इसका ix इस बॉडी का। और अगर मैं कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लूँ y एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का होगा फिर iy। तो ठीक है यहाँ तक, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो ये कितनी ईजी है। The moment of inertia of a plane about an axis perpendicular to its plane is equal to the sum of its moments of, हाँ देखो along x axis क्या है, along x axis है इस बॉडी का moment of inertia ix, along y axis क्या है इस बॉडी का moment of inertia that's iy, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूँ मैं डालूँगा इसको यहाँ, आपको समझ आया होगा इसके अंदर से यहाँ पर डालूँ क्या तीसरी एक्सिस iz। अगर मैं आपसे पूछूँ iz के अलॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ये सिंपली बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो iz देखो आपको पता है ऑलरेडी x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस ये होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना, यस।
तो अगर along x एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई एक्स, along y एक्सिस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है आई वाई। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यही बोलते हैं कि अगर हम तीसरी एक्सिस यानी कि आई जेड के along इसका क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई जेड है ना आई एक्स और आई वाई के परपेंडिकुलर, तो आई जेड के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, वो होगा द सम ऑफ, वो होगा इक्वल टू द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। बस मक लिया, ठीक है ना। तो आई जेड के अलॉन्ग जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग वाई एक्सिस। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बस इतना ही था यार, ये कुछ नहीं था मेरे लिहाज से, ये कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल चलो मान लिया मैंने देखो अगर ये मान ली मैंने ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना, और ये मान लिए मैंने ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस क्या है, दैट्स आई जेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस क्या है, वो है आई वाई। तरह मुझे बोलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो जो इसको परपेंडिकुलर जाएगी एक्सिस, तो वो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई वाई है प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग आई जेड है। तो ये भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी ठीक है। यानी कि तीसरे एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, सम ऑफ द टू परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मानता हूँ ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, और ये क्या है, ये जेड एक्सिस है। मैं आपको बोलता हूँ अलोंग द एक्स एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई एक्स, अलोंग द जेड एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई जेड। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, आप बोलोगे दैट इज द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। दैट इज वेरी सिंपल। दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दिस इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल ऐसे भी आप हम कह सकते हैं, देखो ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो बॉडी किस प्लेन में, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो बॉडी किस प्लेन में है, बॉडी है एक्स वाई प्लेन में, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। तो जो मूवमेंट ऑफ जो बॉडी किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में। तो अगर मैं जेड एक्सिस डालूंगा तो हम क्या बोलेंगे, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस दैट्स इक्वल टू आई एक्स प्लस दिस आई वाई, ठीक है। तो सिंपली दिस द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। या सिंपली मैं बोलूँगा ये कोई एक्सिस है, फर्स्ट एक्सिस, इसको मैं लिखता हूँ एक्सिस फर्स्ट। ये कोई एक्सिस है, सेकंड एक्सिस, ये इसको मैं लिखता हूँ एक्सिस सेकंड। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग फर्स्ट क्या होगा, वो होगा आई वन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेकंड क्या होगा, वो होगा आई टू, ठीक है। मैं आपको बोलूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग थर्ड एक्सिस क्या होगा, जो इन दोनों की परपेंडिकुलर होगी यहाँ पर। तो आप बोलोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थर्ड एक्सिस इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट प्लस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकंड। तो सिंपल, ठीक है ना। तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और क्या है, और है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये तो दोनों ईजी थे और इनके बस ये स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं एग्जाम में, ठीक। इसके बाद बेटा बचता है हमारे लिए और एक अच्छा सा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, यहाँ से आप नज़र रखना आप, दैट्स टॉर्क। टॉर्क को हम रिप्रेजेंट किसे करते हैं, टाउ से, या मैं ऐसे लिखूँ अपने तरीके से, दिस इज टॉर्क, दिस वी रिप्रेजेंट बाय टाउ, ठीक है। तो टॉर्क क्या, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। टॉर्क, इसको हम बोलते हैं टॉर्क, इट इज द टर्निंग इफेक्ट, it is the turning effect of a force acting on a body. It is the turning effect of a force acting on a body about an axis of rotation, full stop. It measures how effectively a force can cause a body to rotate. देखो कितना इजी, बहुत ज़्यादा इजी, बस ये याद आप रखो, ठीक है ना, ठीक है। या सिंपली मैं आपको सिंपली इसकी ये बोलता हूँ, टॉर्क इज अ टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू टर्न और टू ट्विस्ट। देखो मैं समझा दूँ टॉर्क सिंपली क्या है।
टॉर्क क्या है बेटा, याद रखो प्लीज प्लीज, ये देखो आप, टॉर्क इट इज अ टर्निंग इफेक्ट, टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट यानी कि एक फोर्स, देखो देखो ये कोई फॉर एग्जांपल ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है ना, या कशिर पे समझो तो जब इस दरवाज़ के यहाँ बंद कर, यह गो सोरे दरवाज़, इसके यमन जाए कब्जन मज बंद कर, है ना, बस आप ऐसे समझो। तो हम इस दरवाजे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे किसी जगह, चलो ये पोजीशन, ये एक यहाँ पर और इन 3 जगहों पर हम लगाएंगे इस दरवाजे पे फोर्स, ठीक है ना। तो इस फोर्स का इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, तो उस फोर्स से ये बॉडी टर्न होगी कि नहीं, रोटेट होगी कि नहीं, ऐसे ये बॉडी रोटेट होगी कि नहीं, यानी कि जब हम दरवाजे पर किसी भी पॉइंट पर फोर्स देंगे तो क्या इज ए टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स, ये फोर्स की टेंडेंसी है कि वो इस बॉडी को क्या करता है, टर्न, इसको घुमाता है। मैं दरवाजे की बात करता हूँ तो ये इस दरवाजे को घुमाएगा। तो फोर्स की इस टेंडेंसी को जब हम किसी बॉडी पर फोर्स देते हैं, फिर ये फोर्स की इस टेंडेंसी को कि वो बॉडी को क्या कराता है, टर्न कराता है या ट्विस्ट कराता है या रोटेट कराता है, किसके अराउंड कराता है, रोटेट किसके, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड क्या कराता है, इस बॉडी को रोटेट कराते हैं। दरवाजे की मिसाल सबसे बड़ी मिसाल है, जब हम दरवाजे पर क्या देते हैं, फोर्स, तो वो दरवाज़ा रोटेट होता है। किससे हुआ रोटेट, फोर्स से, जो हमने फोर्स दिया। तो फोर्स की इस टेंडेंसी को, जो इस दरवाजे को, जो इस बॉडी को क्या कराता है, रोटेट कराता है, टर्न कराता है, ट्विस्ट कराता है, फोर्स की इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं टॉर्क। बस 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 इतना ही था टॉर्क, ठीक है ना। जो हम फोर्स देते हैं किसी बॉडी पर, तो वो फोर्स की टेंडेंसी जो उस बॉडी को रोटेट कराता है, फोर्स की उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं टॉर्क। तो आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो एक बार। तो टॉर्क क्या है बेटा, तो देखो, टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स, टॉर्क इज सिंपली इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। इट मेजर्स हाउ इफेक्टली अ फोर्स कैन कॉज अ बॉडी टू रोटेट, फोर्स कितना या कैसे इस बॉडी को क्या कराएगा, रोटेट। तो फोर्स की टेंडेंसी वो बॉडी को रोटेट कराता है, ट्विस्ट कराता है, टर्न कराता है, फोर्स की इस टेंडेंसी को हम बोलते हैं टॉर्क, ठीक है ना। यस, ओके। फिर हम देखते हैं, देखो 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 टॉर्क किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक मेरा फेवरेट है, ठीक हो। देखो बेटा, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है दरवाजे की, तो दरवाजे की मिसाल सबसे बड़ी बड़ी अच्छी मिसाल है। अगर मैं पहला फोर्स मारूँ यहाँ पर, अगर मैं फिर दूसरी बार यहाँ पर, तीसरी बार यहाँ पर, चौथी बार यहाँ पर, ठीक है ना। आप ही को मैं बोलूँ, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक फोर्स हूँ तो दरवाज़ा टर्न होगा, नहीं सर, हमें नहीं लग रहा है, तो हमने नहीं देखा। अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के ठीक नज़दीक फोर्स देंगे तो दरवाज़ा रोटेट नहीं होगा। अगर थोड़ा दूर जाएंगे तो यही फोर्स देंगे, इतना ही फोर्स देंगे तो दरवाज़ा थोड़ा रोटेट होगा। लेकिन जितना हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर दूर हो जाएंगे, ये इतना ही फोर्स मारेंगे, लेकिन दरवाज़ा ज़्यादा से ज़्यादा टर्न होता है। तो हमें क्या पता चला, जितना हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर 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 यही फोर्स लगाएंगे तो रोटेट बॉडी ज़्यादा होती है। तो बॉडी में टॉर्क क्या होती है, कितनी, तो बॉडी में टॉर्क ज़्यादा आती है, रोटेशन ज़्यादा आती है, ठीक है ना। तो टॉर्क डिपेंड करते हैं किस पर, टॉर्क डिपेंड करते हैं कि हम फोर्स को, हम जो ये फोर्स है एट व्हाट डिस्टेंस पे हम ये फोर्स देते हैं। जितनी डिस्टेंस पर हम, देखो अगर फोर्स अगर हमने सेम किस पे फोर्स दिया, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, तो टॉर्क नहीं होगा, रोटेट नहीं होगी बॉडी। लेकिन जितना हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर 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 जाएंगे, इतना ही फोर्स भी अगर हम देंगे, लेकिन उसमें ज़्यादा टॉर्क हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। यानी कि दरवाजे को जितना हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर ये फोर्स देंगे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है ना, तो उतना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाता है, टॉर्क आ जाती है, रोटेट हो जाती है, हो जाता है वो दरवाज़ा, टर्न होता है वो दरवाज़ा, ट्विस्ट होता है वो, ठीक। तो सिंपली टॉर्क किस पे डिपेंड करता है कि फोर्स किस डिस्टेंस पर देंगे हम इस बॉडी को, ठीक है ना। तो एट व्हाट डिस्टेंस, व्हाट इज इट कॉल्ड, एट व्हाट डिस्टेंस हम इस बॉडी पर फोर्स देते हैं, तो टॉर्क उस पर ज़्यादा क्या, तो उस पर टॉर्क डिपेंड करता है, एक ये, ठीक। दूसरी बात, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है बेटा कितना फोर्स। एक तो ठीक है, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, एक तो है कितनी दूरी पर हम फोर्स देते हैं, वो एक पहला पार्ट। दूसरा ये कि ये जो टॉर्क जो है, ठीक है ना, ये दूसरी चीज़ डिपेंड करता है बेटा कितना फोर्स, ठीक है ना। चलो मान लिया हमने
कितना फोर्स, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल अगर हमने इस डिस्टेंस पर जितना हम दूरी पर ये देंगे ना ये एक्सटर्नल फोर्स, तो टॉर्क उतना ज़्यादा। और दूसरी चीज़, जितना हम ज़्यादा फोर्स देंगे, अगर 2 न्यूटन देंगे फोर्स तो टॉर्क होगा ही होगा, ये तो पता है, लेकिन कम। लेकिन जब हम 5 न्यूटन देंगे तो टॉर्क ज़्यादा होने के चांस है। अगर हम 10 न्यूटन देंगे तो टॉर्क ज़्यादा को सिंपली हम क्या बोलेंगे, टॉर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टॉर्क ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो हमने 2 चीज़ों पर अभी देखा टॉर्क, एक तो टॉर्क ये फोर्स किस डिस्टेंस पर देंगे हम फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और दूसरी टॉर्क इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का उतना क्या होगा उस बॉडी में टॉर्क आएगी। हो गई 2 बातें, ठीक है ना। तीसरी और अहम बात, टॉर्क डिपेंड करता है बेटा, टॉर्क डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो मैं समझाता हूँ। देखो 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 देखो, ये कोई बॉडी मैंने रखी, ठीक है ना, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये बॉडी ऊपर जा सकती है या ये बॉडी नीचे जा सकती है। लेकिन अगर मैंने फोर्स इस तरह दिया, ऐसे अंदर की ओर, क्या ये बॉडी रोटेट होगी? नहीं। देखो फोर्स भी बहुत ज़्यादा दिया, मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है ना। देखो आपको पता चला होगा ये कि अंदर जाएगी ये बॉडी या बाहर आ सकती है, ठीक है ना। हाँ, तो देखो अगर फॉर एग्जांपल मैंने दूर भी दिया फोर्स, अभी हमने बोला जितना हम दूर देंगे फोर्स उतनी टॉर्क का। चलो मान लिया बहुत ज़्यादा दूर दिया, एक्सट्रीम पे दिया ये फोर्स, माना बहुत ज़्यादा भी दिया ये फोर्स, लेकिन अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में दिया, क्या बॉडी को टॉर्क आएगी? नहीं, ये बॉडी को अंदर की ओर देगा, लेकिन बॉडी थोड़ी कंप्रेस होगी, नहीं। तो ये नहीं कंप्रेस होगी, ना ही रोटेट होगा। तो तीसरी चीज़, लेकिन अगर मैं इस तरह से इस बॉडी पर फोर्स दूंगा नीचे से ऊपर, तो ये बॉडी क्या हो सकती है, ये अंदर की ओर, मतलब मेरा घर से अंदर की ओर देंगे इसको फोर्स, या बाहर को ओर इसको देंगे फोर्स, तो ये बॉडी टॉर्क किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टॉर्क डिपेंड करता है फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी दूरी पर दिया, टॉर्क डिपेंड करता है कितना फोर्स दिया, और टॉर्क डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे, ठीक है ना। तो ये है टॉर्क। समझ आ रहा है कि कुछ समझ आ रहा है? तो टॉर्क को हम सिंपली क्या लिखते हैं, टॉर्क इट्स इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। What is this cross product of R and F? This cross product is कितनी दूरी पर, this is R and this F is the magnitude of the force। समझ आया कि नहीं, यानी कि टॉर्क इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, ठीक है ना। या कोई ऐसे भी मान लेंगे हम, देखो ये कोई है, ठीक है ना, तो ये कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मैं रखता हूँ, ये कोई बॉडी है, इस पर लगता है फोर्स, क्या है, इस पर लगता है फोर्स F। तो ये इसके साथ बनाती है एंगल कितना, थीटा। ज़रा हम ये इसके साथ बनाती है एंगल कितनी, थीटा। तो इस थीटा फोर्स के 2 कंपोनेंट्स, एक तो है एफ कॉस थीटा, एक तो है एफ साइन थीटा, है कि नहीं? ज़रा मुझे बोलो एफ कॉस थीटा, एफ ये ऐसे ही, ऐसे आपको समझे, एफ कॉस थीटा इसको अंदर की ओर फोर्स देता है, एफ कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा ऊपर है, एफ साइन थीटा। तो मुझे आप ही बोलो, इसको एफ कॉस थीटा रोटेट कराएगा या एफ साइन थीटा? नहीं सर, एफ साइन थीटा। देखो एफ कॉस थीटा अंदर की ओर, तो इसको कुछ नहीं, ये रोटेट नहीं, लेकिन एफ साइन थीटा इसको ऊपर की ओर, तो ये बॉडी रोटेट होगी कि नहीं? तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये तो आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, साइन थीटा या कॉस थीटा? नहीं, साइन थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स आर एफ साइन थीटा, ठीक है कि नहीं? तो टॉर्क इज सिंपली इक्वल टू आर क्रॉस एफ, टॉर्क इज सिंपली इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा, ये कौन सा कंपोनेंट, साइन थीटा। तो साइन थीटा कौन सा कम, नहीं सर ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो फोर्स का तो हम लिखेंगे टॉर्क को, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, लेकिन फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रोटेट कराता है बॉडी को, साइन थीटा या कॉस थीटा? नहीं सर, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या है इसके, परपेंडिकुलर, तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये है टॉर्क की फॉर्मूला, दैट्स आर क्रॉस एफ। अच्छा ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट आया, तो जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं 2 वेक्टर्स को, तो वो कह देते हैं वेक्टर, तो हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज दिस टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। डायरेक्शन क्या है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। तो डायरेक्शन आप ढूंढ सकते हो क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता है, हो गया, हो सकता है, वो पता है आपको, हो सकता नहीं, वो पता ही है आपको, ठीक है कि नहीं। तो टॉर्क, अच्छा यूनिट ऑफ टॉर्क निकाल सकते हैं? यस सर निकाल सकते हैं। व्हाट्स आर इज अ डिस्टेंस, इट्स मीटर, और व्हाट्स एफ, फोर्स इज न्यूटन, तो इट्स मीटर न्यूटन, या न्यूटन मीटर हम कह सकते हैं, इट्स न्यूटन मीटर टॉर्क, ठीक है कि नहीं? यस सर। अच्छा ठीक, मैं आपको छोटी सी न्यूमेरिकल देता हूँ इस टॉर्क पे। चलो ये कोई
बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि अंदर बाहर कर सकती है बॉडी, ठीक है ना, ये आगे पीछे नहीं अंदर बाहर कर सकती है, ठीक है। ओके, चलो मान लिया बेटा मैंने, इस बॉडी पर फोर्स क्या लगता है, इस बॉडी पर फोर्स लगता है 2F, ठीक है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, दैट्स L/4। मैं वो आपको बोलता हूँ टॉर्क निकालो, तो आप सिंपली बोलेंगे सर टॉर्क इक्वल टू है R, कितनी दूरी पर दिया आपने फोर्स, L/4 पे, यानी आप ऐसे समझो, मैं समझाता हूँ आपको, मैं भी आपको समझ नहीं आएगा, मैं नए से लिखता हूँ। देखो अच्छा ठीक, एक क्वेश्चन में समझाता हूँ आपको। टॉर्क इट्स इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो R क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम दिस एक्स, चलो मान लिया मैंने ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ज़रा मुझे बोलो ये पॉइंट अलग सा पेन, चलो ये पॉइंट फर्स्ट है, ये पॉइंट सेकंड है, ये पॉइंट थर्ड है, ये पॉइंट फोर्थ है। ज़रा मुझे बोलो किस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा टॉर्क होगी। सर टॉर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो सर पॉइंट 4 सबसे ज़्यादा दूर है, तो इसका टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा। टॉर्क ऑफ 4 इज़ ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ थर्ड, इज़ ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ 2, इज़ ग्रेटर देन टॉर्क ऑफ फर्स्ट, है ना, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन R। जितनी दूरी पर फोर्स दिया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, उतना ज़्यादा उस बॉडी में क्या आ सकता है, टॉर्क। तो बस ये तो है। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ अब, ठीक है। तो ये चलो मैंने ये फोर्स दिया, इसकी पूरी लेंथ है L, तो मैंने फोर्स दिया इस L/4 पर। फोर्स कितना दिया मैंने इस पर, 2F। तो टॉर्क निकालो, तो सर हमें पता है टॉर्क किसके बराबर होती है, सर टॉर्क होती है बराबर दैट्स R क्रॉस F, है ना, R क्रॉस F। तो टॉर्क है, देखो तो टॉर्क क्या है, टॉर्क है R, कितनी डिस्टेंस पर दिया हमने, L/4। तो L/4 इंटू फोर्स कितना दिया, 2F। तो टॉर्क किसके बराबर आया, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो टॉर्क आया बराबर दैट्स LF/2 न्यूटन मीटर, है ना। हाँ जी, अच्छा यही बॉडी लूँगा मैं, यही बॉडी बिल्कुल। लेकिन टॉर्क ये फोर्स दिया मैंने अभी इस डिस्टेंस पर बराबर एट द एक्सट्रीम L पर, और फोर्स इतना ही दिया 2F। तो ज़रा इस बॉडी का निकालिए टॉर्क, सर निकाल सकते हैं। टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, ठीक है ना। तो टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट्स R, L, व्हाट्स F, दैट्स 2F। तो टॉर्क आया बराबर दैट्स 2FL, है कि नहीं, यस सर। तो इस तरह से हमें समझ आया कि टॉर्क ठीक है कि नहीं, यस यस। अच्छा यही बॉडी लेंगे तीसरी बार, मैं फोर्स दूंगा अभी एट द हाफ डिस्टेंस, यानी कि L/2 पे, कितना फोर्स, इतना ही फोर्स 2F। ज़रा टॉर्क निकालो तीसरी बार, मैं लिखूँगा टॉर्क एट थर्ड टाइम, दैट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फार्मूला में बार बार नहीं लिखूँगा, दैट्स L/2 और 4 दैट्स 2F। ज़रा मुझे बोलो टॉर्क क्या आया, सर 2 और 2 कैंसिल, तो LF। देखो यहाँ नज़दीक दिया L/4 मतलब है हाफ का भी हाफ। अगर ये इतनी बॉडी थी तो हाफ का भी हाफ, तो टॉर्क आया हाफ। जब मैंने डिस्टेंस बढ़ा, यानी कि मैं हाफ पर गया अब बराबर, तो टॉर्क आया LF। जब मैं एक्सट्रीम पर गया तो टॉर्क क्या आया, 2FL। गो जितना मैं दूर गया, जितना मैंने R बढ़ाया उतनी ज़्यादा टॉर्क बढ़ी, है कि नहीं, यस सर, बहुत बढ़िया से समझ आया ये टॉपिक हमें, टॉर्क के न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, ठीक, ओके फाइन। अच्छा और एक क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं असल में, लेकिन मुझे उम्मीद है आप करोगे वो, ठीक। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, सो दैट कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक, ओके फाइन। चलो ये कोई बॉडी है, ये कोई क्या है, बॉडी, इस पर लगता है कुछ फोर्स दैट्स 5F, इस पर लगता है कुछ फोर्स दैट्स व्हाट, दैट्स 5F, यस इसमें क्या है, ठीक है ना। तो ये एंगल बनाती है हॉरिजॉन्टल के साथ, दैट्स 37। मैं आपको बोलता हूँ इसका टॉर्क कैलकुलेट करो, कर सकते हो, यस सर कर सकते हैं। पहले हम इस F के 2 कंपोनेंट्स निकालेंगे, हम पहले देखेंगे कि कौन सा कंपोनेंट इसका क्या कराएगा, इसको रोटेट, ठीक है ना। तो ये आया इस 5F का cos थीटा अलोंग दो इट्स 5F cos थीटा, और ये क्या है इसका 5F sin थीटा, 5F sin थीटा। ज़रा मुझे बोलो कौन सा कंपोनेंट इसको टॉर्क देगा, F या ये cos थीटा या sin, नहीं सर sin थीटा। देखो cos थीटा अंदर की ओर जाता है, अंदर की ओर या बाहर की ओर, तो इसको टॉर्क नहीं, लेकिन वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 5F sin थीटा, तो ये कराएगा इसको टॉर्क, ठीक है ना। चलो मान लिया मैंने इसकी लेंथ है L, तो टॉर्क किसके बराबर होता है, दैट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स L, दिस मतलब दैट्स L इंटू फोर्स। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, दैट्स 5F sin थीटा,
समझ आया कि नहीं? यस सर, बहुत अच्छे से समझ आया हमें। ठीक, तो क्या बना हमें? तो टॉर्क आया हमें, दैट्स टॉर्क इज कॉल्ड L इंटू 5F साइन ऑफ थीटा क्या है? 37। टॉर्क इज इक्वल टू L इंटू 5F, व्हाट इज साइन 37? साइन 37 इज इट्स 3 डिवाइड बाई 5, है कि नहीं? तो 5 और 5 हुआ कैंसिल, तो टॉर्क किसके बराबर आया? टॉर्क आया बराबर L इंटू 3F। तो ये है टॉर्क। तो टॉर्क निकाल सकते हो आप किसी भी बॉडी का। ठीक है, रिजॉल्व कंपोनेंट। तो बेटा ये इसका सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है टॉर्क पर। देखो मैं न्यूमेरिकल्स, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स यहाँ पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ न्यूमेरिकल्स लाऊं। चलो ए फोर्स, ये आपका एग्जाम फेवरेट है ये वाला। ए फोर्स 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 1K कैप एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक्ट्स ऑन ए बॉडी। अच्छा मैंने आपको बोला पहले सुनो, R क्रॉस F है टॉर्क। ठीक, क्या टॉर्क को हम लिख सकते F क्रॉस R? नहीं लिख सकते, वो आपको पता है डायरेक्शन की वजह से। ठीक है ना? हाँ, ये याद रखो, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड इन क्रॉस प्रोडक्ट। ये याद रखना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड इन क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है ना? यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम R क्रॉस F को F क्रॉस R कभी भी नहीं लिख सकते, ये याद रखना क्रॉस प्रोडक्ट में। A force 2I cap plus 3J cap acts on a body, placed at R is equal to 2I cap plus 1J cap minus 2K cap. फाइन टॉर्क। देखो बेटा, मुझे नहीं लग रहा इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कोई करा सकता है आपको ये, वो भी आज। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। अ फोर्स, इतना फोर्स लगता है, एक्ट्स ऑन ए बॉडी, किस डिस्टेंस पे है वो, ये हमें क्या निकालना है? टॉर्क। तो बस एक तो R वही से दिया गया है, व्हाट इज दैट? R तो दिया गया है 2I कैप, दैट इज डिस्टेंस, प्लस 1J कैप, मतलब सिंपली J कैप वही हो 1J, माइनस 2K कैप। और फोर्स क्या दिया गया है? फोर्स इज इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 1K कैप, यानी कि K कैप। हमें क्या निकालना है? टॉर्क। तो हमें पता ही है टॉर्क किसके बराबर होता है? R क्रॉस F। तो यहाँ R और F किस में दिया गया है? कंपोनेंट्स में। तो आपको पता है हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं? डिटरमिनेंट मेथड से। डिटरमिनेंट मतलब ऐसे ये याद रखना यार। टॉर्क इज इक्वल टू, हम ऐसे डालेंगे 2 लाइन्स, इसको बोलते हैं हम डिटरमिनेंट मेथड। फिर ऊपर क्या लिखते हैं? I के, फिर J के, फिर K के। बस याद रखो कैसे करूँगा मैं, I कैप J के K कैप, जो क्रॉस प्रोडक्ट करना इन व्हेन द वेक्टर्स आर गिवन इन दीज कंपोनेंट फॉर्म्स। तो पहले R के लिखते हैं ऑलवेज, अगर इसने फोर्स भी दिया पहले, लेकिन हमें है R क्रॉस F, तो पहले R के कंपोनेंट। देखो R को I का क्या है? 2, फिर क्या है? J का क्या है? 1, फिर क्या K क्या है? -2, F का क्या है? 2 3 1, है ना? 2 3, इसके साथ कुछ नहीं तो 1, इसके साथ कुछ नहीं तो 1। ठीक, तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम करते हैं। पहले लिखते हैं हम क्या? पहले लिखते हैं हम ये I कैप, पहले लिखते हैं हम ये I कैप लिखा, और ये लाइन हम डिलीट करेंगे। ये क्या करेंगे हम? यहाँ से डिलीट। ये याद रखना मैं क्या करता हूँ, आप देखना बस। ये हमने जब डिलीट की, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा ये और ये, इनको क्रॉस प्रोडक्ट करो, 1 1 ज़ार 1, फिर माइनस लिखना होता है, फिर इनको क्रॉस प्रोडक्ट करो, 2 3 ज़ार 6, और 2 के साथ माइनस है तो -6। ठीक है ना? फिर क्या लिखना होता है? फिर लिखते हैं दूसरी बार माइनस। ठीक है, तो देखो, हाँ देखो मैं इसको रब करता हूँ समझाने के लिए। पहले हमने I को डिलीट किया, ये सब मिटाने है बाबू, हाँ ठीक, चलो इतना आया। चलो ये है योस I कैप या योस J कैप। ठीक, अम पत को लिख जाना या जाए माइनस लिखुन। ठीक, अम पत J आसना ये लाइन करो इस सारी डिलीट, इसका नीचे समझ ये लाइन कर मैं अत क्या हुआ, अत वुच नंबर क्या हुआ, अख 2 -2 2 तो 1, वो करो ओमन क्रॉस मल्टीपल, या 2 करो या से मल्टीपल गो 2, या जाके लिखो नेबर लिखो या जाए J कैप।
क्या जे कॉलम गो डिलीट अत क्या हुआ हम करो क्रॉस मल्टी 2 1 जार 2 पे लिखो माइनस पे करो यमन दोन मल्टीप्लाई माइनस जरूरी लिखो पे 2 2 जार 4 बे माइनस गो माइनस 4 ठीक 3 मिनट लिखो पे लास्टस प्लस के केब नजर थ गो गो आई केब पे गो अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई पे गो माइनस जे केब पे गो अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई पे गो प्लस के केब गो प्लस पे माइनस वो यह प्लस आई केब पे गो माइनस पे गो बे प्लस ठीक पे गो प्लस के केब पे करो के सोरी डिलीट ये के करो वो डिलीट यमन करो पान क्रॉस यथ सह गो 2 3 जार 6 माइनस 2 1 जार 2 थोड़ा दी नजर बे यह गस आसाम सान यह ना समझ मे वन बे दिस आई केब दिस 1 माइनस इंटू माइनस क्या सा देखो दिस इज 1 क्या गो माइनस इंटू माइनस क्या गो प्लस गो 1 इंटू प्लस 6 पे गो ये माइनस जे के करो सॉल्व गो 2 पे गो बे ये माइनस इंटू माइनस क्या गो प्लस 4 पे गो प्लस के बे क्या गो 6 माइनस 2 को गो 4 बस वो करो सॉल्व ये सो टॉर्क इज इक्वल टू 6 प्लस 1 इज 7 7 बेच नेबर आई केब गो 7 आई केब 4 प्लस 2 गो 6 बेच नेबर माइनस जे गो माइनस 6 जे केब ठीक पे गो 4 प्लस के क्या गो 4 के केब सो दिस इज द टॉर्क यम साथ कंपोनेंट फॉर्म मदद go simply one vector multiply by another vector gives third vector वेक्टर मतलब अत सारी कंपोनेंट्स वापस सो ये टॉर्क तो ये पॉसिबल न्यूमेरिकल्स ठीक और इसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम व्हाट इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल ये सहल what is translational and rotational equilibrium what is translational and rotational equilibrium ठीक है ना ओके तो सिंपल सादी सी बात नो बकवास सीधे आगे चलेंगे ठीक है ना क्या लिखना है हमें दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखने आप इनकी इजी है आप लिखोगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए a body is said to be in directly translational equilibrium TE when the vector sum of all the forces acting on it when the sum of all the forces acting on it is 0 सिंपल और सादी सी बात सिंपल यानी कि हम बोलेंगे एक बॉडी तब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है जब उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लगते होंगे है कि नहीं जब उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेस क्या लगते होंगे उन तमाम फोर्सेस का सम है वेक्टर सम क्या बने 0 जब इन तमाम फोर्स का नेट सम ये जब हम तमाम फोर्सेस का क्या नेट क्या किसके इक्वल बने सम क्या निकले 0 तो हम बोलेंगे वो बॉडी क्या है दैट्स इन ट्रांसलेशनल मोशन सिंपली में बोलो या हम ऐसे बोलेंगे जब वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस सम कैसे निकालते हैं समेशन जब वेक्टर सम ऑल द फोर्सेस 0 के बराबर हो तो हम बोलते हैं जो ये बॉडी है दिस इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ठीक है यानी कि जब बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लगता हो तो हम सिंपली बोलेंगे वो बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन 0 सिंपल देखो बेटा ये इजी था ज़रा देखो ये एक बॉडी इसको आगे की ओर लगा फोर्स m या F ऐसे आपको समझ आगे की ओर लगा फोर्स 5 न्यूटन और पीछे की ओर लगा फोर्स 5 न्यूटन ज़रा इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या लगा सर नेट फोर्स तो लगा इस पर 2 फोर्स एक आगे और एक पीछे लेकिन जो आगे लगा फोर्स तो आगे के लिए डायरेक्शन है +5 न्यूटन तो आगे के लिए क्या है +5 न्यूटन लेकिन जो पीछे वाला फोर्स लगा ये तो डायरेक्शन फोर्स तो उतना ही लेकिन डायरेक्शन चाहिए तो -5 न्यूटन ज़रा मुझे बोलो नेट सम क्या लगा इस बॉडी पर तो नेट फोर्स क्या लगा इस पर दैट इज 0 तो इसी को हम बोलते हैं ये बॉडी किस में है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम लेकिन यानी कि जितना क्या है सम ऑफ द ऑल द फोर्स ऑन दिस बॉडी इज क्या
क्या है 0, तो हम बोलेंगे इस बॉडी पे नेट फोर्स क्या है 0, और हम बोलेंगे ये जो बॉडी है दिस इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, इसके बाद हम आगे चलेंगे, दैट इज नेक्स्ट टर्म, दैट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अभी आपको समझ आया होगा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अ बॉडी इज सेड टू बी, a body is said to be in, a body is said to be in rotational equilibrium when the sum of all torques, when the sum of all torques acting on it about any axis is 0। सिंपली देखो, ट्रांसलेशन में हम बोलते हैं फोर्स, लेकिन जब हम रोटेशन में बात करेंगे तो फोर्स की जगह हम लफ्ज़ करते हैं इस्तेमाल टॉर्क। बस जो काम ट्रांसलेशन में होता है फोर्स का, वही होता है रोटेशन में टॉर्क का। बस यानी कि रोटेशन में हम फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ये सिंपल सी बात है। ठीक, ओके तो सिंपली ट्रांसलेशन में हमने बोला द सम ऑफ ऑल द फोर्स इज 0, यहाँ भी बोलेंगे द सम ऑफ ऑल द फोर्स 0, यहाँ पर फोर्स का नाम है टॉर्क, तो हम बोलेंगे व्हेन द समेशन ऑफ, व्हेन द समेशन ऑफ, और हम सिंपली बोलेंगे व्हेन द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, वहाँ बोले सम ऑफ ऑल फोर्स, यहाँ फोर्स को क्या बोलते हैं टॉर्क, यहाँ बोलेंगे व्हेन द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स, यानी कि दिस टाउ ये क्या बने 0, तो हम बोलेंगे इसको बोलते हैं हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये हुई बात, ठीक है कि नहीं, सिंपल। तो ये हुआ क्या, ये हुआ ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हुआ क्या, दैट्स रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक, ओके। इसके बाद जब एक बॉडी, ये आप याद रखना, जब एक बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज इन, ये आप याद रखना, व्हेन अ बॉडी इज इन बोथ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब एक बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी और रोटेशनल, यानी कि जब एक बॉडी को दोनों इक्विलिब्रियम होंगे एक साथ, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी और रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी, आगे पीछे नहीं करती होगी ये, और रोटेट भी नहीं करती होगी ये, ठीक है ना। व्हेन अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, then it is said to be in, then it is said to be in, wait करो, सॉरी है, होता है कभी कभी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, when a body is in both translational equilibrium and rotational equilibrium, then it is said to be in static equilibrium। तब हम बोलते हैं बॉडी को क्या है, static equilibrium है। कब बोलेंगे एक बॉडी को static equilibrium है, जब एक बॉडी को क्या होगा, equilibrium, जब एक बॉडी को होगा दोनों क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा इस बॉडी को, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी होगा, तब हम बोलेंगे इस बॉडी को क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो आपको समझ आई होगी ये बात भी, ठीक है कि नहीं। यस सर, ये बात भी हमें ठीक से समझ आई, ठीक है ना। ओके फाइन, ओके। इसके बाद बेटा मैं और एक नेक्स्ट टर्म इसी के साथ डिफाइन करता हूँ, बिल्कुल इसी के साथ, ठीक है ना। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, दैट्स क्या, दैट्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, वो एक्चुअली इसी के साथ है, तो इसलिए मुझे याद आई ये टर्म, दैट्स प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। देखो एक तो आपने याद रखी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरी क्या है रोटेशनल, अभी है क्या प्रिंसिपल, अभी तीसरी क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अब है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। देखो ये कोई बॉडी है, ये इस पर है, इस वक्त बैलेंस में है, बिल्कुल बैलेंस में, ठीक है ना। ओके, ये कोई बंदा है यहाँ पर, ये कोई दूसरा बंदा है यहाँ पर, इसका वेट हम रखते हैं W1 और इसका बोलते हैं W2, और ये बॉडी किसमें इक्विलिब्रियम में, ना ऊपर जाते ना नीचे, बिल्कुल एक जगह पे, ठीक है ना। ओके, और ये कितनी दूर है यहाँ से, ये L1 है, और ये डिस्टेंस क्या है L2। अगर मैं आपको बोलूँ तो ये तो सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है, ना बॉडी नीचे आती है इस वक्त, ना ये बॉडी ऊपर जाती है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे सिंपल, जो इसका टॉर्क है
वो इसके टॉर्क के बराबर है ना, इक्विलिब्रियम में है ना, तभी तो ये एक ही जगह पर है। अगर टॉर्क दोनों का बराबर नहीं होता तो ये ऐसे रोटेट करते, या ये नीचे आता ये, या ये ऐसे नीचे आता, ये पहला वाला ऐसे नीचे गिर जाता, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये इक्विलिब्रियम में हम क्या बोलेंगे, दोनों का टॉर्क इक्वल है। तो टॉर्क किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है टॉर्क, फोर्स इंटू ये, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे टॉर्क इट्स इक्वल टू L1 है कि नहीं, और फोर्स, फोर्स कौन सा है यहाँ पर, दैट्स फोर्स, दैट्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। फोर्स क्या है यहाँ पर, दैट्स वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स, वो है W1। वेट तो फोर्स है, और इसका टॉर्क क्या है, टॉर्क होता है RF। तो इसका R यानी कि डिस्टेंस, वो क्या है L2, और फोर्स क्या है, वेट एक्टिंग डाउन, दूसरे का वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स क्या है W2। ये तो टॉर्क है ना, यस यस सर, बिल्कुल समझ आए। ऐसे भी लिख सकते हैं हम, वेट किसके बराबर होता है mg। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं L1, फर्स्ट का मास, फर्स्ट का वेट W, वो तो मास ऑफ फर्स्ट, और क्या है और क्या है जो है ना, दैट इज M1G, दैट्स mg। तो फर्स्ट का वेट क्या है, ये W क्या बनेगा mg, तो इसका मास है M1, और G तो दोनों का बराबर हम लिखेंगे G ही। तो दूसरे का L2 वेट क्या है mg, तो दूसरे का M है M2, और G क्या है G और G क्या होगा कैंसर, क्योंकि दोनों एक ही हाइट पे, तो G बराबर होगा, ठीक, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या बना, दैट्स L1 M1 इज इक्वल टू L2 M2, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 M1 माइनस L2 M2 किसके बराबर बचा, ये 0। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं ऐसे, समेशन ऑफ M और L क्या बना 0। इसको हम L1 M1 माइनस L2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ M L इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, जो क्लॉक वाइज टॉर्क है, देखो इसका मतलब है जो क्लॉक वाइज टॉर्क है और जो एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क है, वो क्या है, वो दोनों बराबर है, ठीक है ना। जो यानी कि जो क्लॉक वाइज टॉर्क है और जो एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क है, ठीक है कि नहीं। जो क्लॉक वाइज टॉर्क है और जो एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क है, वो दोनों का बराबर है, और इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक। और इसको आप दोबारा देखना तो मे भी समझ आ सकता है अच्छे से फिर, ठीक। हाँ, इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, वेट करना आप। हाँ, इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है, दैट्स एंगुलर मोमेंटम। बस इसी के साथ हम एंड करेंगे फिर, वो क्या है, दैट्स एंगुलर मोमेंटम, दैट्स एंगुलर मोमेंटम। देखो ऑलरेडी हमने क्या पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम P, अभी क्या है ये एंगुलर मोमेंट। लीनियर हमने पढ़ा ट्रांसलेशन में, और यहाँ रोटेशन में पढ़ी। मैंने आपको पहले भी बोला, वहाँ यहाँ हम ऐड करते हैं एंगुलर एंगुलर एंगुलर, वहाँ क्या है सिंपली, वहाँ मोमेंटम, यहाँ एंगुलर मोमेंटम, वहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ वेलोसिटी, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी, वहाँ एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन, वहाँ मोमेंटम, यहाँ एंगुलर मोमेंटम। बस बात इतनी है, ठीक। तो हम सिंपली इसको मैं डिफाइन करता हूँ, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर momentum of a body, angular momentum of a body is the angular momentum of the body is the rotational analog of, मैंने यही से आपको बोला, rotational analog of linear momentum। बस वहाँ एंगुलर लीनियर मोमेंटम, यहाँ हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंट, तो ये रोटेशनल एनालॉग है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं रोटेशनल, मतलब वहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। वहाँ एक्सेलरेशन, यहाँ एंगुलर, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल एनालॉग, ठीक है ना। हाँ, रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, फुल स्टॉप। it is defined as the moment of moment, it is defined as the moment of linear momentum। मैं समझाता हूँ, अभी ये कुछ नहीं है। it is defined as the moment of linear moment of a particle about a given point, about a given point और एक्सिस। ये कुछ नहीं है बेटा, नज़र रखो आप मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सिंपली क्या है, ये एक रोटेशनल एनालॉग है, वहाँ लीनियर मोमेंटम और यहाँ रोटेशन में कहते हैं ये एंगुलर मोमेंटम। बस सिंपल सी बात है। देखो ये कोई कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है ना, ठीक है। चलो ये कोई बॉडी है, यहाँ पे
एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है, ओके फाइन सर, ठीक है ना। ये इसको लगा, इस बॉडी को ये लगा यहाँ से लीनियर मोमेंटम पी, अच्छे से देखना, लीनियर मोमेंटम, लीनियर पी मोमेंटम, ठीक है ना। और इस लीनियर मोमेंटम ने इसके साथ एंगल बनाया यहाँ पर थीटा। ज़रा इस पी के दो कंपोनेंट्स आप निकालो सर, ये हुआ पी कॉस थीटा और ये हुआ पी साइन थीटा। ज़रा आप मुझे बोलो यहाँ बॉडी को कौन रोटेट कराएगा, पी कॉस थीटा या पी साइन थीटा? तो पी साइन थीटा, ठीक है ना। तो हम सिंपली लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये हम डिनोट करते हैं एल से, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल। तो हम सिंपली एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं, इट्स क्या, ये क्या है, इट्स आर। वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम हम क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, है कि नहीं। लेकिन यहाँ हम ऐसे डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंट, दैट्स आर, और पी का कौन सा कंपोनेंट, इट्स पी साइन थीटा। तो ये है एंगुलर मोमेंट, दैट्स एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। तो यहाँ क्या आया, दो वेक्टर्स, एक तो आर एक तो पी, और क्या आया, और कौन सी एंगल आई, साइन थीटा। तो साइन थीटा कब आते, जब होता है इनके दरमियान क्रॉस पर। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं आर क्रॉस पी। अगर कॉस होता हम लिखते हैं आर डॉट पी, लेकिन ये साइन है तो हम लिखेंगे आर क्रॉस पी। तो ये है बेटा एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये है एंगुलर मोमेंटम, है कि नहीं। एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो मतलब है जिस तरह वहाँ पर हम बोलते थे मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स लीनियर मोमेंटम। जितना बॉडी के पास होगा लीनियर मोमेंटम, उतना उस बॉडी को क्या है, उतना इस बॉडी के पास मोशन ज़्यादा है, उतना इस बॉडी को स्टॉप करना क्या मुश्किल है। यहाँ पर भी जितना भी एक बॉडी के पास क्या होगा, दिस एंगुलर मोमेंटम, उसी तरह यहाँ से यहाँ पर भी क्या, उस बॉडी को उतना डिफ़िकल्ट होगा स्टॉप करना, बस मोमेंटम, ठीक है ना, बस ये है। ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो है क्या, अच्छा ठीक, ये भी याद रखो। देखो लीनियर मोमेंटम में हम क्या पढ़ते हैं, दैट्स मास इनटू वेलोसिटी। शायद ये बात कोई कहे आपको, लेकिन मैं बोलूँगा लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होती है, दैट्स मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ लीनियर मोमेंटम के बदले देखो, यहाँ लीनियर मोमेंटम के बदले क्या लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू मास के बदले क्या है, जो मैंने कल भी बोला, दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट्स आई, है कि नहीं। और वहाँ वेलोसिटी और यहाँ रोटेशन में क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, दैट्स एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये बनी हमें दूसरी फार्मूला, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, ठीक है ना। देखो लीनियर में हम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम, एंगुलर में हम पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। वहाँ बोलते हैं हम मास, रोटेशन में हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वहाँ बोलते हैं हम वेलोसिटी, यहाँ बोलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, बस। तो P को L से रिप्लेस किया, M को इनर्शिया से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी को एंगुलर, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये बनी हमें एंगुलर मोमेंटम की दूसरी फार्मूला। बेटा ये याद रखो प्लीज़, और प्लीज़ ये याद रखो। चलो और कुछ चीज़ें मैं बोलता हूँ एनालॉग में। देखो बेटा, वहाँ हम बोलते हैं सिंपल में हम बोलते हैं मास, यहाँ हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये याद रखना ज़रूर। वहाँ हम सिंपली बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यस। वहाँ हम बोलते हैं फोर्स, और यहाँ हम बोलते हैं रोटेशन में टॉर्क। बात तो एक ही है, काम तो एक ही है, लेकिन नाम अलग अलग, ठीक। वहाँ हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और यहाँ हम बोलते हैं रोटेशन में एंगुलर मोमेंटम, ठीक। ये याद रखो मुझे क्या बोलना है। देखो इसके बाद वहाँ फोर्स किसके बराबर होता है, वहाँ फोर्स होता है बराबर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओह 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 सर वल्ला मज़ा आया। वहाँ हम फोर्स को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ज़रा मुझे फिर बोलो इसी तरह, इसको क्या लिखेंगे, यहाँ हम टॉर्क को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। वाह सर क्या मज़ा आया, बहुत बड़ी बात कही आपने सर, बहुत बड़ी बात कही आपने। यही डेरिवेशन हम ऐसे निकालेंगे। देखो ये आपको ज़रूर एग्जाम में आते, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के दरमियान आप क्या निकालो, रिलेशन। तो हमें ऑलरेडी पता है टॉर्क किसके बराबर होती है, दैट्स आर क्रॉस पी, ये तो पता है। क्या इसको लिख सकते हैं पी क्रॉस आर, नहीं सर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक, डायरेक्शन का मसला होता है। हम दोनों तरफ इसको करते हैं डिफरेंशिएशन, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ टाउ, लिख सकते हैं ना। सॉरी टाउ नहीं, सॉरी गलत हुआ, यहाँ से होता है कभी कभी। इट्स एंगुलर मोमेंट है, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एल
एंगुलर मोमेंट इसके बराबर एल इज आर प्लस पी। तो दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, इसकी करते हैं हम डिफ्रेंसिएशन, ठीक है ना। तो ये डी एल बाई डी टी यहाँ से भी करते हैं, ठीक है ना। वो क्या बना, वो बना डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, है कि नहीं। तो ये क्या बचा यहाँ पर, दिस इज डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल, यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, यहाँ पर क्या लगाए हम, प्रोडक्ट रूल। वो क्या है, पहले हम करेंगे आर को पी को ऐसे ही रखते, तो ये बनेगा डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी, ऐसे ही रखते हैं। फिर हम आर को ऐसे रखते हैं, लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ पी। ये तो पता ही है, देखो यहाँ पर हमने पहले आर को किया, पी को ऐसे ही रखा, फिर हमने आर को ऐसे रखा और पी को ऐसे ही आर को ऐसे रखा और पी को डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। होता है कभी कभी, थक गया ना इसलिए और ये और बातें निकलती है। ओके तो बेटा देखो ये क्या है, डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई डी टी। तो ज़रा देखो व्हाट इज दिस आर, ठीक है ना, व्हाट इज दिस आर, ठीक है ना, और दिस पी, दिस इज मोमेंट, ठीक है ना। बॉडी की ये याद रखो प्लीज़, ये याद रखो प्लीज़, डी आर बाई डी टी, व्हाट इज डी आर बाई डी टी, दिस रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन, ये तो हमने कल भी बोला, दैट्स वेलोसिटी। और क्या बचा, पी, तो इट्स वेलोसिटी बाय पी। प्लस क्या है, प्लस है बेटा, प्लस है बेटा, दिस आर है ना आर। व्हाट इज दिस डी पी बाई डी टी, व्हाट इज दिस डी पी बाई डी टी, ज़रा इसकी ओर देखो, ये डी पी बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, दिस डी पी बाई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंट दैट्स फोर्स, समझा, यस। ज़रा यहाँ पर देखो, दिस इज डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, देखो बेटा ये v है वेलोसिटी, p है लीनियर मोमेंटम। जिस बॉडी की बॉडी जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम होता है। तो डायरेक्शन और मोमेंटम के क्या, डायरेक्शन और मोमेंटम क्या क्या डायरेक्शन क्या है, सेम। दिस वेलोसिटी, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नए से सुनो, इस वेलोसिटी और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, सेम। अगर मोमेंटम और वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है सेम, तो थीटा क्या होता है, ज़ीरो। फिर अगर थीटा है ज़ीरो तो v क्रॉस p मतलब क्या है, v क्रॉस मतलब p है वी पी साइन थीटा, है ना। तो ये क्या बचा, वी पी साइन थीटा क्या है, ज़ीरो, तो साइन ज़ीरो क्या है, ज़ीरो, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या बनी, तो ये बनी ज़ीरो प्लस 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 प्लस, समझ आया। तो प्लस क्या बचा, प्लस बचा यहाँ से r क्रॉस f, ठीक है ना, बस। तो ये क्या आया, डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। आपने कभी पढ़ा है डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट इज दिस, आर क्रॉस एफ। सर यही तो टॉर्क है, तो बेटा यही है रिलेशन, तो यही है रिलेशन बिटवीन दिस एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, जो हमने पहले दो स्टेप्स में निकाली थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर टॉर्क इज डी एल बाई डी टी, दो स्टेप्स में देखो। अगर आपको ये नॉलेज हो ना तो यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना। दिस द रिलेशनशिप बिटवीन दिस एंगुलर मोमेंटम, दिस द रिलेशन बिटवीन दिस एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ठीक है ना। इसके बाद आपका बचता है लास्ट में एक क्वेश्चन, दैट्स कंजर्वेशन ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम। वहाँ आपने पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और यहाँ आप पढ़ोगे दैट्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बस। दैट्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बात कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम नजर रखना, हम लिखेंगे इसकी ये स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स, व्हेन नो, ये तो एंगुलर है तो फोर्स नहीं होगा, फोर्स के बदले टॉर्क, व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क acts on a system, comma the total angular momentum, the total angular momentum of the system
the total angular momentum of the system remains constant, remains constant in both मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो मैंने क्या लिखा, सिंपली जब एक सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क ना लगता हो, यानी कि जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व हो सिंपली। तो इसको ऐसे में लिखता हूँ, हमें ऑलरेडी पता है टॉर्क किसके बराबर है, दैट इज डी एल डिवाइड बाई डी टी, है ना। व्हेन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स, तो मतलब क्या है, व्हेन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो, व्हेन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। ज़रा इक्वेशन क्या बनती है, ये स्टार वाली इक्वेशन आप फर्स्ट लिखो या क्या, मैं स्टार लिखता हूँ, तो ये बन जाती है जीरो इज इक्वल टू टॉर्क के बदले जीरो, तो बचा क्या, डी एल बाई डी टी। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, डी एल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ज़रा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वो क्या बनता है, डी एल इज इक्वल टू जीरो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग इज जीरो, है ना, ये डी मतलब है डिफरेंशिएशन, है कि नहीं, आप खुद समझो। डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग इज जीरो, डिफरेंशिएशन किसका होता है, जीरो, कांस्टेंट का, है कि नहीं। तो मतलब जो ये एल है ये फिर कांस्टेंट, तो एल का पता चला, देखो ये डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग क्या आया, जीरो। डिफरेंशिएशन किसका होता है, जीरो, सर कांस्टेंट का, तो अंदर क्या बचा, एल, तो एल ही फिर कांस्टेंट है, तो इसी को हम बोलते हैं एल इज कांस्टेंट। व्हाट इज दिस एल, एल इज एंगुलर मोमेंट, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, यानी कि एल तो व्हेन टॉर्क इज जीरो तो एल कांस्टेंट रहा, एल कांस्टेंट रहा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं। जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो हम बोलेंगे इनिशियल एंगुलर momentum is equal to final angular momentum, and this is the conservation of angular momentum, and this ends your whole rotation, ठीक है ना बेटा। तो आप यकीन नहीं करोगे, बराबर इस वक्त मुझे हुए 2 आवर्स इस वीडियो के साथ, अल्लाह की कसम 2 आवर्स। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ना, आप कामयाब हो जाओ कल, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा अल्लाह की कसम ये मेहनत करता हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप इसको ना ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना, इससे मुझे रियलिटी में मोटिवेशन फिर मिलती है कि कोई देखता है मेरी इस मेहनत को। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।